सो हेलो एंड वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो को अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसका पहला अध्याय जो कि इस्लाम का उदय था वो हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसके पश्चात अध्याय 2 अभी चल रहा है, जिसकी हम 2 क्लासेस पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का। तो चलिए हम चलते हैं। इससे पूर्व हम जो 2 क्लास मैं पहले ले चुका हूँ, इसमें हमने ऐतिहासिक और स्रोत और इतिहास लेखन की परंपराओं, तमाम ये सारे जो पुस्तकें थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो आपकी यूजीसी नेट और भी समस्त ऐतिहासिक से संबंधित, इतिहास से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम हैं, उसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मध्यकालीन भारतीय से संबंधित, उन सभी का हम की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अमीर खुसरो के बारे में। और यह हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अंतिम पार्ट रहेगा और अंतिम कक्षा है। और अमीर खुसरो को हम बड़े विस्तार से तो ये सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? पटियाली नामक स्थान पर, एटा में, एटा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे एटा में अमीर खुसरो का जन्म होता है 1253 ईस्वी में। ठीक है, 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म होता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जो लोकप्रिय नाम है वो है तूती हिंद, जिसे भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वह है अब्बुल हसन यामीनुद्दौला, अब्बुल हसन अब्बुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। अब्बुल हसन, आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं अबुल हसन यामीन यामीनुद्दीन खुसरो, ये इसका मूल नाम था। और अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, शायद आपको सही से समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, किंतु जो मैं आपको बोल पा रहा हूँ अपने शब्दों से, आप उसको नोट करिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, अमीर खुसरो का जो वास्तविक और जो मूल नाम है वो अब्बुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। ठीक है, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, पटियाली नामक स्थान पे। अगर हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो पूरा परिवार है वो कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित रहा है। और इन्होंने कुल 8 सुल्तानों के शासनकाल के ये साक्षी रहे हैं। 8 सुल्तानों का शासन इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिसमें कि बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक ये रहे हैं। अ, प्रारंभ में अमीर खुसरो बलबन के जो पुत्र हैं मुहम्मद, उनकी सेवा में थे। मंगोलों के साथ जब युद्ध होता है दिल्ली सल्तनत का, तो उसमें मुहम्मद की तो युद्ध में मृत्यु हो जाती है, किंतु अमीर खुसरो को मंगोलों द्वारा बंदी बना दिया जाता है। तभी अमीर खुसरो, क्योंकि अपनी जो लेखन शैली में है, और कवि कवि ये कवि भी थे और बहुत अच्छे लेखक थे। तो इन्होंने अपनी तमाम उन शैलियों का प्रयोग करके वहाँ जो उपस्थित मंगोल थे उनके हृदय को जीत लिया। कई कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अमीर खुसरो ने अपने
जो उनके अपने गुणों से उनको प्रभावित कर वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए। ठीक है। तो जब अमीर खुसरो वहाँ से वापस आते हैं तो वे सीधे बलबन के दरबार में आ जाते हैं, क्योंकि उस समय बलबन का शासन चल रहा था, तो ये बलबन के दरबार में आते हैं। और फिर बलबन के पश्चात ये आगे आप देखिएगा केकुबाद के दरबार में रहते हैं, और क्यूमर्स के दरबार में रहते हैं। ट्यूमर्स के दरबार में जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहते हैं, और खुसरो शाह के दरबार में भी ये रहते हैं, और फिर तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में भी ग्यास अमीर खुसरो रहते हैं। तो इस प्रकार अमीर खुसरो अ, अपने पूरे जीवन काल में लगभग आठ सुल्तानों के लगभग क्या पूरे आठ सुल्तानों के शासनकाल के साक्षी रहते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा इतिहासकार था जिसका जो जन्म है वो भारत में होता है। ठीक है। पहला इतिहासकार था अमीर खुसरो जिसका जन्म भारत में होता है, और उसके पश्चात दूसरा इतिहासकार बर्नी होता है जिसका जन्म भारत में होता है। ठीक है। तो पहला खुसरो होता है जिसका जन्म भारत में होता है, ये पहला इतिहासकार है जिसका जन्म भारत में होता है, और दूसरे इतिहासकार थे बर्नी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, भारत में इन दोनों इतिहासकारों का जन्म होता है। तो इनके जो शिष्य थे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में भी ये सहभागी रहते हैं। ठीक है। अ, अमीर खुसरो का जो नाम है वो मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, अब्बुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था। ठीक है। पिता का नाम क्या था? अमीर सैफुद्दीन। आप याद रखिएगा। और माता का नाम हजरत बीबी दौलत दौलत था, हजरत बीबी दौलत नाज। ठीक है। और अमीर खुसरो ही वह व्यक्ति है जो प्रारंभ में मंगोलों द्वारा जब बंदी बना लिए गए, जिसका उल्लेख उन्होंने आशिका जो उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है, तो आशिका में उन्होंने लिखा था कि मुझे आ, मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था। तो ये जो उल्लेख है आप इसका भी ध्यान रखिएगा। आशिक आशिका आशिका में इन्होंने इसका उल्लेख किया था। आई थिंक जो लैपटॉप है वो उसमें वो बंद होने वाला है। मैं एक बार स्क्रीन चार्जर लगा लेता हूँ। आप एक मिनट थोड़ा मुझे दीजिएगा। सॉरी। तो मैं कह रहा था कि प्रारंभ में बलबन के पुत्र मोहम्मद की सेवा में अमीर खुसरो रहे थे, और मंगोलों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक की आशिका में किया था। ठीक है। तो इसके पश्चात अमीर खुसरो ने कहा था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है, और संस्कृत उसकी शास्त्रीय भाषा है। जो हिंदवी है, सर्वप्रथम हिंदवी का जो प्रयोग है वो भी अमीर खुसरो के द्वारा ही कहा गया था। तो इन्होंने कहा कि हिंदवी भारत की कौन सी भाषा है? भारत की संपर्क भाषा है, देश की संपर्क भाषा है, और संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। ठीक है। इनके अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में भी ये सहभागी रहते हैं। इनके जो एक सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, तो निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, और निज़ामुद्दीन औलिया द्वारा ही खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि
दी जाती है, तुर्कुल्ला। ठीक है। तुर्कुल्ला की उपाधि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही खुसरो को दी जाती है। निजामुद्दीन औलिया की जो मृत्यु है वो 1325 ईस्वी में होती है। और कहते हैं कि जब निजामुद्दीन औलिया की जिस दिन मृत्यु होती है, उसी दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है, वे अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक है। तो उसी दिन अमीर खुसरो भी अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो हम अब इनके साहित्यिक योगदान के बारे में अगर बात करें, तो यह प्रथम मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, और फारसी कविता का भारतीकरण करने वाले भी ये प्रथम कवि हैं। ठीक है। हिंदी शब्दों का पहला प्रयोग और फारसी कविता का भारतीकरण करने वाले भी प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। भारत को स्वर्ग के उद्यान भी जो कहने वाले हैं वो अमीर खुसरो ही है। भारत को स्वर्ग के उद्यानों के समान बताया गया है। इनका एक प्रसिद्ध एक वाक्य है अमीर खुसरो का, जिसमें कि अमीर खुसरो कहते हैं वो गरीब किसानों के लिए कि राज की मुकुट का प्रत्येक बिंदु गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की बूंद है। तो जो मोरलैंड है, मोरलैंड इसको अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं। ठीक है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो मोरलैंड इसको अपनी पुस्तक में लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अमीर खुसरो द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं भी की जाती हैं, जिसमें कि जो सबसे प्रमुख है वो है कीरानुस सादेन। 1289 ईस्वी में इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है। 1289 में अमीर खुसरो की यह प्रथम पहली मसनवी मानी जाती है, कीरानुस सादेन। यह केकुबाद के आदेश पर लिखी गई थी। यह जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो कीरानुस सादेन थी, यह जो मसनवी है, यह केकुबाद केकुबाद के आदेश पर लिखी गई मसनवी है। और इसमें बुगरा खां और उसके जो पुत्र है केकुबाद, बुगरा खां और उसके जो पुत्र है केकुबाद, उनकी मिलन की ये कथा यहाँ पे वर्णित की गई है। उनकी कथा यहाँ पे लिखी गई है। और साथ में कहा गया है कि पिता ने पुत्र को सिजदा किया था यहाँ पर। जो बुगरा खां थे, जो कि बुगरा खां जो कि उस समय बंगाल के सूबेदार थे। बुगरा खां जो कि बंगाल के सूबेदार थे, वो आते हैं और अपने जो पिता है, अपने जो पुत्र है केकुबाद, जो कि उस समय सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के शासक थे और सुल्तान थे। तो ये वहाँ पर जाते हैं और केकुबाद से भेंट करते हैं। तो इसमें सल्तनत सैनिक ये भेंट करते हैं। ठीक है। तो इसमें और भी जो किरानुस सादेन है, काफ़ी चर्चाएं इसमें मिलती है। खासकर अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की जो सैनिक व्यवस्था है, जिसमें सरखेल और खान, मलिक मलिक म, सरखेल, खान, मलिक और तूमन, इन सभी जो सैनिक पदों का यहाँ पर अ, उल्लेख किया जाता है किरानुस सादैन पुस्तक में। ठीक है। और इस पुस्तक में दिल्ली की वैभव का वर्णन किया गया है, और साथ ही इस मसनवी में दिल्ली को हज़रत दिल्ली का नाम दिया गया है। हज़रत दिल्ली। ठीक है। पवित्र दिल्ली का नाम इस पुस्तक में अमीर खुसरो
देते हैं। और कहा जाता है कि जो बुगरा खां और जो केकुबाद, इन दोनों का पिता और पुत्र का जो मिलन होता है, तो इस मिलन के लिए दो मंगल सितारों का मिलन भी कहा जाता है, जो कि सरयू सरयू नदी के तट पर होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये जो मिलन है, ये ये सरयू नदी के तट पर होता है, ठीक है। सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जी, तो यह जो मिलन है वो होता है सरयू नदी के तट पर। एक मिनट, हाँ। तो यह मिलन, दो मंगल सितारों का मिलन सरयू नदी के तट पर होता है, केकुबाद और बुगरा खां का। बुगरा खां के पुत्र ही केकुबाद थे, किंतु क्योंकि जो बुगरा खां थे वो बंगाल के उस समय सूबेदार थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत का सिंहासन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया था। तो केकुबाद उनके पुत्र थे, उन्होंने दिल्ली सिंहासन पर बैठना उचित समझा। और जब इन दोनों का सरयू नदी के तट पर मिलन होता है, तो उस समय उसी अ, अ, उसी एक उस पूरे वाक्य को अमीर खुसरो अपनी किरण सादेन में वर्णित करते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अध्ययन करते हैं मिफ्ता उल फुतूह का। ठीक है। मिफ्ता उल फुतूह, जो कि 1291 में अमीर खुसरो के द्वारा लिखा जाता है, यह जलालुद्दीन खिलजी का उस समय काल था। और जलालुद्दीन खिलजी के संरक्षण में ही मिफ्ता उल फुतूह को लिखा गया था। ठीक है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी की विजयों और उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। और मल्लुक मलिक छज्जू, जो कि मलिक छज्जू जिन्होंने की विद्रोह किया था, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड बुक, जो कि खजाइनुल फुतूह, तारीख अलाई भी इस पुस्तक का नाम कहा गया है, खजाइनुल फुतूह। तो यह पुस्तक, इस पुस्तक में विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के शासन प्रबंध और प्रथम इनके 16 वर्षों की जो घटनाएं घटित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें मलिक काफूर के जो दक्षिण अभियान हुए थे और दक्षिण के जो बाजारों का ब- वर्णन है वो किया जाता है। मलिक काफूर, जिन्होंने गुजरात, चित्तौड़, मालवा, वारंगल विजय जो करते हैं, वो वहां पर करते हैं। सो आप देखिएगा, इसमें इसी पुस्तक में जो कि खजाइनुल फुतूह है, खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा जाता है। विश्व का सुल्तान कहा जाता है। विश्व का सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा जाता है खजाइनुल फुतूह में। और युग का विजेता भी कहा जाता है। युग का विजेता, युग का विजेता, युग का विजेता कहा जाता है। और पृथ्वी 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 के शासकों का शासकों का सुल्तान भी कहा गया है। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग विजेता, विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। आप देखिएगा, ये बड़ी भारी भारी जो उपाधियां यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के लिए अमीर खुसरो देते हैं। जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा। तो आप ये तमाम जो उपाधियां यहाँ पर खजाइनुल फुतूह पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के लिए दी गई है, इन सभी का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इसके ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। कि एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ खजाइनुल फुतूह को,
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 16 जो प्रथम 16 वर्ष है उनकी घटनाओं को यहाँ पे वर्णित किया गया है। और मलिक काफूर जो कि एक मलिक काफूर जो कि सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के। तो मलिक काफूर के जो अ, विजय रहती है, गुजरात विजय, चित्तौड़, मालवा, वारंगल, इन तमाम विजयों का भी वर्णन ये करते हैं इस पुस्तक में। और साथ में अ, इसी खजाइनुल फुतूह पुस्तक में अमीर खुसरो कहते हैं कि शतरंज का जो आविष्कार है वह भारत में ही हुआ था। शतरंज का जो आविष्कार है, जो शतरंज खेल है, उसका जो आविष्कार है वो भारत में हुआ था। तो साथ में कुछ उपाधियां अलाउद्दीन खिलजी के लिए यहाँ पे अमीर खुसरो देते हैं, जैसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान और जनता का चरवाहा। तो इस प्रकार की भारी भारी जो उपाधियां यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के लिए दी जाती हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम अध्ययन करते हैं आशिका पुस्तक की। आशिका देवल रानी और खिज्र खां के बारे में इस पुस्तक में वर्णन है। देवल रानी और खिज्र खां, इसमें गुजरात के जो राजा है, राजा कर्ण, इनकी पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां, इन दोनों की प्रेम कथा का अ, वर्णन इसमें मिलता है। और साथ ही अलाउद्दीन का जो गुजरात अभियान होता है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में मलिक काफूर द्वारा जो हस्तगत सत्ता अ, प्राप्ति के लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे मलिक काफूर द्वारा, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है आशिकी में। और साथ में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आशिकी पुस्तक में ही अमीर खुसरो कहते हैं कि मंगोलों द्वारा युद्ध में मंगोलों द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था। ठीक है। तो यह जो आशिकी पुस्तक है, इसको अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र खिज़र खां हैं उनके ही आदेश पर ये इसकी रचना की गई थी आशिकी की। ठीक है। आशिकी में खुसरो खुद यह कहता है कि यदि मैं भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए। अमीर खुसरो स्वयं इस बात को कहते हैं कि अगर मैं भारत की प्रशंसा के लिए कुछ कहता हूँ तो मुझे पक्षपाती ना समझा जाए। ठीक है। तो यह मसनबी दुखांत मसनबी है। अगर इसमें पूछा जाए जो आशिकी है वो कैसी मसनबी है, तो आशिकी दुखांत मसनबी है। और कैसी है? दुखांत मसनबी है ये वाली। ठीक है। तो आशिकी दुखांत मसनबी है। तो आइए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट इनकी जो रचना है, नूह सिपेहर। नूह सिपेहर, अगर हम नूह सिपेहर की बात करें तो नूह सिपेहर 9 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 9 भागों में। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा आप। और तो 9 भागों में नूह सिपेहर विभाजित है। इस ग्रंथ में मुबारक खिलजी, इस ग्रंथ में नूह सिपेहर ग्रंथ में मुबारक खिलजी के सैनिक अभियानों के बारे में, जो इनके सैनिक अभियान थे, सैनिक अभियानों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। मुबारक खिलजी के सैनिक अभियान। ठीक है। तो मुबारक खिलजी के सैनिक अभियानों के का यहाँ पे वर्णन है। और साथ ही भारत की जलवायु, साथ ही इसमें नूह सिपेयर में भारत की जलवायु, जीव जंतु, धर्म एवं संस्कृति का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है। भारत की जो तुलना है यहाँ पर, आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अमीर खुसरो ने भारत को स्वर्ग के उद्यानों से इसकी तुलना करी थी। तो वह नूह सिपेहर में ही कहा गया है कि भारत स्वर्ग के उद्यानों समान है। तो नूह सिपेहर में ही यह कहा गया है। तो इस ग्रंथ में अमीर खुसरो हिंदुस्तान की प्रशंसा के कारण ही अमीर खुसरो को, जब नूह सिपेहर में भारत हिंदुस्तान का अमीर खुसरो द्वारा प्रशंसा की जाती है, तो
तभी नूह सफेयर में ही अमीर खुसरो को तूती हिंद, तूती ए हिंद की उपाधि मिलती है। इन्हें क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद, हिंद का तोता नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। और भारत को ये अमीर खुसरो भारत को धरती का स्वर्ग कहते हैं। ये क्या कहते हैं? नूह सफेयर में अमीर खुसरो भारत को धरती का धरती का स्वर्ग, अमीर खुसरो भारत को धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली मसनवी पुस्तक का, जो कि है तुगलकनामा। तो तुगलकनामा में अगर हम बात करें तो यह अमीर खुसरो की अंतिम मसनवी है। ठीक है। इसमें खुसरो खां और गयासुद्दीन के एक दूसरे के जो विरुद्ध युद्ध की तैयारियां थी, युद्ध थे, और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली सिंहासन प्राप्त करने के लिए जो कुछ तैयारियां करी गई थी, उन सभी का यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो यह अंतिम मसनबी है तुगलकनामा। और खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य जो संघर्ष सिंहासन प्राप्ति के लिए जो किए जाते हैं, उन सभी का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और साथ में मैं बताऊं, ये जो तुगलकनामा है, यह काव्यात्मक रचना है। कैसी रचना है? काव्यात्मक। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पुस्तक की ओर चले, रचना की ओर, एजाज खुसरवी। एजाज खुसरवी के बारे में अगर हम बात करें तो एजाज खुसरवी अमीर खुसरो की धार्मिक, सांस्कृतिक और सूफी मतों से संबंधित ग्रंथ माना जाता है। तुगलकनामा के बारे में कुछ एक पॉइंट में आपसे और लिखवा देता हूँ। यह अमीर खुसरो खजाइनुल फतू जैसे गद्य में थी। इसके अलावा अन्य पांचों रचनाएं पद्य में लिखी गई है। जो ये खजाइनुल फतू है, अ, यह कैसी है? ये गद्य में है। ठीक है, यह गद्य में है। किंतु जो बाकी की है, ये क्या है? पद्य में लिखी गई है। ठीक है। यह अन्य रचनाएं पद्य में लिखी गई है। और तो जैसे कि खुसरो ने तारीख दिल्ली, नाजुल फतू, खमसा ए पंचगम, पांच दीवान, अ, अफजालुस शवाहिद की भी रचना की है। अफजालुस शहाविद में खुसरो एवं ओलिया का वार्तालाप है। ओलिया एक पुस्तक और है, अफजालु अफजालूस अफजालूस। ठीक है। अफजालूस नामक पुस्तक में अमीर खुसरो अमीर खुसरो और इनके जो गुरु है निजामुद्दीन ओलिया, निजामुद्दीन ओलिया, इनके बारे में क्या है? इनका जो वार्तालाप हुआ था एक दूसरे से, उसमें इस किसका शवाहिद में अफजालुस शवाहिद में वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो ने लिखा है कि भारतीय भाषा हर 100 कोस के बाद बदलती है। ठीक है। आप यह भी ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं कि जो भारतीय भाषा भाषा है, ये हर 100 कोस के बाद बदलती है, जबकि फारसी भाषा 4000 फासंग तक एक ही है। ठीक है। भारतीय भाषा तो हर 100 कोस में क्या हो जाती है? बदल जाती है, किंतु जो फारसी भाषा है, वो 4000 कोस तक भी क्या रहती है? फासंग तक एक ही रहती है। और अमीर खुसरो इसामी ने कहा, अमीर खुसरो इसामी ने एक बात और कही कि महिलाओं को घर की चार दीवारी पर ही रहना चाहिए और चरखा कातना चाहिए। ये भी एक बड़ा विवादित इनका जो बयान आता है। जैसे कि खुसरो अमीर खुसरो अमीर खुसरो और इसामी 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 इनके द्वारा कहा जाता है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए, और या तो घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, या फिर चरखा कातना चाहिए। तो ये अमीर खुसरो और इसामी के शब्द थे।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये हमारी जो भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो स्रोतों की अंतिम कक्षा थी, यह तीसरा पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो इस तीसरी कक्षा को हम आज समाप्त करते हैं। यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगी और जो जो अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं, आप इन सभी के नोट्स बनाएं, और जो कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये नया चैनल है। आप प्लीज़ हेल्प करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो को आपने पूरा देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे नई वीडियो तक आने का इंतज़ार करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।